सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया कि देश जब संकट में था, उस संकट की घड़ी में इस देश की रक्षा के लिए हाथ में बंदूक उठा करके अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए तत्पर होकर के, चाहे वो सीमा के पास खड़े होकर के काम करने की जरूरत थी, चाहे वो देश के किसी हिस्से में देश की रक्षा के लिए काम करने की जरूरत थी। अगर वो सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हो पाया तो कम से कम इतना सौभाग्य तो हम सबको प्राप्त है कि हम इस देश के नागरिक हैं। जो भारत आज महान भारत के रूप में जाना जाता है, जो भारत एक बहुत बड़ी विश्व शक्ति के रूप में जाना जाता है, और यहाँ के नागरिक होने के नाते ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी इस देश के लिए दी, देश की रक्षा के लिए दी, उनको स्मरण करने की जब बेला आती है, जब अवसर आता है, जब इस प्रकार का ये वक्त आता है, तो हम एकत्रित होकर के उनको स्मरण करें। उसी के तहत आज हम यहाँ इकट्ठा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को लेकर के प्रयत्न करते हैं कि देश के लिए काम तो हम सबको करना है, ये देश आगे बढ़े, ये सबकी भावना है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर चुके हैं, इस देश की रक्षा के लिए, किस परिस्थिति में होंगे वो उस वक्त, और कैसी परिस्थिति में उनका परिवार आज की तारीख में होगा। इसलिए उनके योगदान को हमको सदैव स्मरण करना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है। एक मानवीय स्वभाव है कि जब हम किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, हम अपना अतीत भूल जाते हैं, हम प्रगति करते हैं, एक लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम शुरू कहां से हुए थे, हमने शुरुआत कहां से की थी, हम क्या थे। इन सारी बातों को स्मरण करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा एक प्रयत्न रहता है कि ऐसे अवसर हमको तलाशते रहना चाहिए। जिंदगी तो व्यस्त कार्यक्रमों में गुजर जाएगी नहीं तो, लेकिन देश के लिए जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी, देश के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए भी हमको समय निकालना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके मन में एक भाव आया, और वो भाव ये आया कि इस देश की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया, और परिणाम अंततः ये हुआ कि देश आजाद हुआ, सरकार बनी, सरकार चली, कुछ लोगों को याद किया गया, कुछ लोगों को भूल दिया गया। ऐसे में उन्होंने एक बात को महसूस किया, जब भारत आजाद हुआ था, जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए थे, उस वक्त भारत के अंदर 562 रियासतें थी, 552 रियासतें राजाओं की रियासतें थी। दूसरे को नहीं मानता था, दूसरा तीसरे को नहीं। ये देश हम स्वतंत्र करके तो छोड़ रहे हैं, हम इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन ये देश स्वतंत्र बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहां छोटी छोटी ये रियासतें आपस में अपने स्वार्थ के लिए इस कदर लड़ेंगे, ये देश फिर से गुलाम होगा, और हम फिर वापिस आएंगे, फिर इस देश पर शासन करेंगे, फिर इस देश पर राज करेंगे। और उस वक्त एक व्यक्ति था जिनको एक कठिन काम दिया गया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और 562 रियासतों का विलय भारत के अंदर हो, यह काम कठिन था, जटिल था। उसके लिए कौन व्यक्ति इस काम को करेगा, तो तय किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष बोलते थे, लौह पुरुष इसलिए बोलते थे, वो किसान भी थे, हल अपने हाथों से चलाते थे, और इरादा बहुत मजबूत होता था, मजबूत इरादे के साथ काम करते थे।
उनके जिम्मे लगाया गया कि ये 562 रियासतें जो इस देश के अंदर, भारत के अंदर हैं, इनको विलय करके भारत का हिस्सा बनाना, ये काम आपके जिम्मे है। और वो काम कठिन था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस काम को अंजाम दिया और छोटी मोटी रियासतें, छोटी बड़ी रियासतों को सबका एक एक करके विलय करते गए। अंततः एक जो है वो जूनागढ़ की रियासत, यानी कि जो हमारा साउथ का पड़ता है, आंध्रा का, वहाँ की रियासत जो बचती थी कि वहाँ के जो राजा है उसने इस बात को तय कर लिया, मैं भारत का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं तो पाकिस्तान में चला जाऊंगा, या भारत का हिस्सा नहीं बनूंगा, स्वतंत्र देश के रूप में रहूंगा, स्वतंत्र राज्य के रूप में रहूंगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रात में उस रियासत, क्योंकि संपन्न रियासत थी, बहुत पैसा था, और उस रियासत को भी भारत में मिलाने का काम किया और 562 रियासतों को भारत में मिला करके ये भारत देश का स्वरूप बना है। और ऐसे में जब आज के इतिहास में हम आज के इतिहास के पन्नों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों का जिक्र होता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान जिस रूप में रहा है, उस रूप में उनका योगदान स्मरण नहीं किया जाता था। तो मोदी जी ने तय किया कि जिस व्यक्ति का योगदान इतना ज्यादा रहा है, उनकी पहचान आज की तारीख में जिस तरह की होनी चाहिए वो नहीं है, जिनका समान स्थान इस देश के अंदर होना चाहिए उस तरह का नहीं है। इसलिए उन्होंने तय किया कि हम एक बहुत बड़ा स्मारक उनका बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को उस काम में जोड़ा गया और बहुत सारे लोगों को सारा पूरा दुनिया का इतिहास निकाला गया कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है। तो चाइना की मूर्ति थी, चाइना में थी। तो कहा हम उससे भी बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाएंगे और गुजरात की धरती पर बनाएंगे। और पूरा देश उस काम में जुट गया, पूरे देश को उस काम में जोड़ा। और मुझे इस बात की खुशी है जब पूरे देश भर के लिए कोऑर्डिनेटर सारे स्टेट के लिए डिक्लेयर किए, तो हिमाचल प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर के नाते ये जिम्मा मुझे दिया गया था। और उसमें हमको वहां पर बुलाया गया गुजरात में, और गुजरात में बुला करके जब उन्हें हमारी बैठक ली तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस व्यक्ति का इतना बड़ा योगदान रहा, इस महान भारत का निर्माण जिस व्यक्ति ने किया है, वर्तमान स्वरूप भारत का है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से है। और उनके इस योगदान को स्मरण रखने के लिए, करने के लिए हम ये स्टैचू बनाना चाहते हैं, और जिसका नाम हम स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति। और वो स्टैचू ऑफ यूनिटी का काम शुरू हुआ और आज हम उस बात को देखते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति अगर है 182 मीटर, यानी कि 597 फीट, 597 फीट हाइट है उसकी। कई मंजिलें उसके जो है वो घर की मंजिलें जो है उसमें समा जाती है। वो मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी उस वक्त उस शिलान्यास के कार्यक्रम में आए थे मोदी जी के साथ, हम भी वहां पर थे और वो कार्यक्रम वहां पर हुआ था। और इसलिए वो काम आज हम देखते हैं कि आज वो पूरी दुनिया का बहुत बड़ा आकर्षण बना है। पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है, एक नजर में ही मालूम पड़ता है कि ये वो शख्स है, ये वो व्यक्ति है जिसका योगदान इस देश के लिए बहुत बड़ा रहा है। इस तरह से उनकी आज जो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बन करके पूरी दुनिया का एक केंद्र बना हुआ है। बहुत सारे देशों ने अध्ययन किया, बहुत सारे स्कॉलर्स ने उसमें जो है वो रिसर्च किया। तो बहुत इस तरह से इस देश को जिनका योगदान रहा है उनको स्मरण करना चाहिए। और इसी प्रकार से मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम जब देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश भर में जो कार्यक्रम चलाए कि देश 75 वर्ष पहले 75 ईयर्स बैक कहां था और आज हम कहां पहुंचे हैं।
और इस देश को यहां पहुंचाने में भारत के हर नागरिक का योगदान रहा है। और इस देश को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा जिम्मा किसी का रहा है, वो हमारे देश के सैनिकों का रहा है, जिन्होंने रात दिन जाग जाग करके हम लोगों को आराम से जिंदगी बसर करने का रास्ता दिया है। उनके स्मरण में करना चाहिए। तो एक शहीद स्मारक की स्थापना वहां दिल्ली में हुई और शहीद स्मारक दिल्ली में बन करके जो तैयार हुआ, अगर आप लोगों को भी अवसर प्राप्त हो तो जरूर वहां पर जाइए। दिल्ली में जाकर के जो जिन नौजवानों ने, जिन सैनिकों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, वहां उस शहीद स्मारक में जाकर के आप देख सकते हैं। उनकी याद में हर रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उनको स्मरण करते हैं, उनके उस योगदान को स्मरण करते हैं। इस देश को फिर से और जोड़ने के, भावनात्मक दृष्टि से जोड़ने के लिए एक प्रयत्न और करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एक अभियान उन्होंने चलाया था उस वक्त ये किया था कि हर घर से लोहा लेकर के, हर घर से मिट्टी, हर गांव की मिट्टी लेकर के वो मिट्टी और लोहा वहां पर दिल्ली में, वो गुजरात में पहुंचाया गया था। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो बहुत बड़ी जो वो बनी है, जो मूर्ति बनी है, जो बहुत बढ़िया जो स्टैच्यू बना है, उसमें जो लोहा है पूरे भारत के गांव गांव से, जिस गांव में जाकर के एक किसान हल चलाता था, हल्का लोहा, कुदाली का लोहा और इस तरह से जो औजार खेत में इस्तेमाल करते थे खेती के लिए, उसका लोहा का टुकड़ा लेकर के वो इकट्ठा किया, उसको फिर उसके बाद इंडस्ट्री में भेजा गया और उसके बाद उसको पिघला करके जो उसका लोहा को उसको फाइन क्वालिटी में बना करके तैयार किया, उससे बनाई गई है। और उसके बाद उस वक्त भी हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में गांव गांव में जाकर के वो मिट्टी इकट्ठा की थी और वो मिट्टी जाकर के वहां गुजरात के वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उस स्थान पर पहुंचाई गई थी। आज जितनी भी जो वेजिटेशन है, जितनी भी वहां पर सारी चीजें वहां पर की गई हैं और वहां सारा उसका जो कैंपस बनाया गया है और उसके अंदर अपने गांव की, हर गांव की, भारत के हर गांव की मिट्टी उसमें है। और उसी तर्ज पर मेरी माटी मेरा देश, जो हमारा शहीद स्मारक जो दिल्ली में बनाया गया है, उस शहीद स्मारक के साथ साथ में एक अमृत वाटिका बनाई जा रही है। जैसे मुझसे पहले भी यहां पर साथियों ने कहा, अमृत वाटिका का मतलब यह है कि जहां पूरे देश भर में जो भी वेजिटेशन होती है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी होती हैं, वो वहां उगाने की जो है वो कोशिश होगी। और उसके लिए जो मिट्टी का उपयोग पूरे देश से ला करके घर घर की मिट्टी वहां पर पहुंचे और देश के उन वीर शहीदों को स्मरण करते, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमारे देश की एकता और अखंडता का ये संदेश जाना चाहिए। इसलिए वहां पर उस मिट्टी को वहां पर पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया गया है। और उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें इस बात की खुशी है कि जहां वीर पुरुषों का सम्मान होगा और वहां निश्चित रूप से उस अमृत वाटिका में वहां हमारे घर की मिट्टी भी वहां पर पहुंचेगी। वो भी हमारा एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने प्रयत्न किए, प्रयास किए, ये एक अनूठी एक शुरुआत है उस तरह से। और उसी काम के लिए जो पूरे देश भर में एक अभियान चल रहा है और जिसमें 7500 कलश भर करके दिल्ली पहुंचेंगे और 7500 कलश दिल्ली पहुंचने के बाद फिर देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वाटिका में, जहां हुई वाटिका बनेगी, अमृत वाटिका बनेगी, वहां पर उस मिट्टी को समर्पित करेंगे और हमारे गांव की मिट्टी भी उस वाटिका की हिस्सा होगा। और इस तरह से इस कार्यक्रम को पूरा करने की दृष्टि से एक प्रयत्न जो किया जा रहा है, उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देश को जोड़ने का बहुत सारी ताकतें आजकल इस कदर लगी हैं जो देश को तोड़ें, जिनको लग रहा है अपने स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ें, उस तरह से काम करें। लेकिन
हम और आप सब लोग और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस काम में लगे और इस काम में लगे हुए हैं कि इस देश को जोड़ कर रखना है, इस समाज को जोड़ करके रखना है। उसी के निमित्त आज भी हमारा ये कार्यक्रम यहाँ बाली चौकी में रखा है और आप सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। नेहरू युवा केंद्र के सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम के आयोजन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उसी के साथ साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, उन्होंने भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और पोस्ट ऑफिस के हमारे सभी कर्मचारियों का, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनके जिम्मे भी कहा कि आप लोगों ने भी इसमें अपना योगदान देना, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहा, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और यहाँ जिस प्रकार से कलाकारों ने अपने सहज और सरल भाषा में देश के लिए छोटा सा ये समर्पण करने का जो ऐलान किया, इस अपनी बात कही इस कला के माध्यम से, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने भी बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से दिया है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में मैं यही कहूंगा कि हम सब लोग कुछ बातें, कुछ वक्त ऐसे भी होने चाहिए जहां हम राजनीति से ऊपर हट करके, जातिवाद से हट करके और बहुत सारी चीजों को छोड़ करके मात्र एक चीज पर सोचें कि देश के लिए हमारा दायित्व क्या है और देश के लिए हमारा योगदान क्या होना चाहिए। और ऐसा ये क्षण आज का है। और आप लोगों ने जो मिट्टी इन कलश में जो डाली है, ये यहां से आज रवाना होगी। कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मंडी आएंगे, मंडी में कार्यक्रम होगा, और इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रम हमारा जिंजारी में भी पिछले आने वाले कल रखा है, वहां पर भी कार्यक्रम होगा। पूरे देश भर से ये कलश यहां से होकर के दिल्ली पहुंचेंगे और उस अमृत वाटिका का हिस्सा बनेंगे, जहां हमारी सैनिकों ने अपने जीवन की कुर्बानी देने के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनकी यादगार में जो स्मारक बनाया है, शहीद स्मारक बनाया है, उसका हिस्सा बनेंगे। तो यही मैं आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में कहना चाह रहा हूं कि आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है सारी चीज को लेकर के, और मैं उन सब साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जहां एक आपने इस बात को भी देखा कि हमारे बीच में भी शहीद के परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद थे, जिनको हमने सम्मानित किया। हम उनके परिवार के लिए कामना करते हैं कि उस कुर्बानी को हम सब लोग याद रखें और परिवार उस पीड़ा के दौर में से गुजरा है, उस पीड़ा से आप बाहर निकलें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। और उसके साथ साथ में हमने ऐसे साथियों का भी यहाँ पर सम्मान किया जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा देश की रक्षा के लिए दिया है, उनको भी सम्मानित किया। ये हम सब का दायित्व बनता है और इस दायित्व को हम ठीक प्रकार से निभाएं, यही मुझे आज के इस अवसर पर कहना है। और खास तौर से आपके बाली चौकी में यहाँ आकर के आप सब लोगों से मिलने का अवसर मिला और बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, और इस कार्यक्रम के निमित्त आप तक वो संदेश जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देना चाहते हैं, उस संदेश को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयत्न हमारा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आओ हम आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित करें कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, तो इसका अभिप्राय ये नहीं, ये देश ही आपको देगा। कुछ दायित्व हमारा भी बनता है। अगर देश हमारा है तो हमारा दायित्व देश के लिए भी बनता है कुछ देने का, उसके लिए हम सदैव तैयार रहें। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सब साथियों का इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए खासतौर से नेहरू युवा केंद्र के सब साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और एक शब्द जो है, जो पंच प्रण शब्द जो है यहाँ जो जिसको मैं पढ़ करके सुनाऊंगा, तो हम अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। सावधान। हम संस्कार एवं व्यक्ति निर्माण तथा देश को विकास के पथ पर
अग्रसर करने हेतु निमन पंच प्रण लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा से देश को विकसित करने हेतु सदैव तत्पर एवं प्रयत्नशील रहेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि दासता एवं औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी प्रतीक को हम अपने आचार एवं व्यवहार से दूर रखेंगे। हमें गर्व है अपने देश की अनमोल विरासत एवं सार्वभौम परंपरा पर और हम निरंतर गौरवान्वित होकर इस मनोभाव को अंगीकार करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सदैव एवं अनवरत प्रयत्नशील होकर और देश को विघ्नकारी तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु अहर्निश प्रयासरत रहेंगे। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने दायित्व एवं कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक होकर समाज एवं देश के विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।